हेलो एवरीवन, आज है 5 अक्टूबर 2024 और स्वागत है आपका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। सुमित सर अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उनकी जगह मैं आपके साथ ये डिस्कशन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहले आज जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे उसमें पहला आर्टिकल है केरला के बारे में। केरला में लगातार फ्लड्स बढ़ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि जो पिछला फ्लड वहाँ आया था उसे फ्लड ऑफ द सेंचुरी भी कहा जा सकता है। इस लेवल पे क्लाइमेट चेंज केरला को इम्पैक्ट कर रहा है। तो क्या अप्रोच हमें बदलने की ज़रूरत है केरला में, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा आर्टिकल बात करता है प्रिजन में रिफॉर्म्स के बारे में। कैसे अभी तक प्रिजन में कास्ट स्ट्रक्चर चालू था, जो प्रिजन के अंदर लोग रहते हैं उन्हें कैसे वही काम दिए जाते थे जो उनकी कास्ट के हिसाब से सुटेबल है, और कुछ ग्रुप्स को कैसे लगातार ये माना जाता था कि इस कास्ट या इस ग्रुप का व्यक्ति तो क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त होगा ही होगा। तो उसमें क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या उसकी रेलेवेंस है। और तीसरा, भारत के फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जाएंगे पाकिस्तान टू अटेंड SCO, जो एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन सबसे पहले आज के पहले आर्टिकल के साथ, जो बात करता है एस जयशंकर की पाकिस्तान विजिट के बारे में। तो क्यों विजिट हो रही है? क्योंकि SCO की मीटिंग है और उसमें ऑब्वियसली इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट को बुलाया गया है, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो उनके बदले में ये वहाँ पर जाएंगे। ये टॉपिक पेपर 2 में बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया के इंटरेस्ट या इंडिया के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन सबसे पहले इस आर्टिकल के साथ। सबसे पहले SCO है क्या? तो देखिए SCO एक सब रीजनल ग्रुप है, और ये ग्रुप ऐसा है जो पहले शुरू हुआ था 1996 में एज शंघाई 5, जिनमें 5 देश हुआ करते थे: चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान। फिर 2001 में चीनों में बदलाव हुआ और 2001 में बनता है ये SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि एक्सटेंड हुआ ये शंघाई 5 के बाद इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ा। आज तो इसमें इंडिया, पाकिस्तान, ईरान सब जुड़ चुके हैं। बेलारूस भी लाइन में है, तो लगभग 9 कंट्रीज हैं। अगर हम बेलारूस को इंक्लूड ना करें तो ऑलमोस्ट 10 हो चुके हैं इसमें। तो SCO बन के खड़ा हुआ। अब SCO जब बना तो SCO की क्या रेलेवेंस है? SCO बना किस लिए था? SCO प्राइमरली बना था सिक्योरिटी चैलेंज को काउंटर करने के लिए। सिक्योरिटी चैलेंज किस चीज़ का था? अब याद रखिए, जब भी आप SCO को पढ़ रहे हैं तो शंघाई 5 को याद रखना। शंघाई 5, इसमें 3 देश कहाँ के थे? सेंट्रल एशिया के थे। तो हुआ ये था, USSR था पहले पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया में, यानी पहले ये सेंट्रल एशिया की छोटी छोटी कंट्रीज नहीं हुआ करती थी। पूरा का पूरा रशिया, जो USSR की अंपायर थी, वो सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप तक फैला करती थी। जब USSR टूटा तो इसमें 5 रिपब्लिक्स बने थे सेंट्रल एशिया में, जो चाइना और रशिया के बीच में है, सैंडविच के बीच में। तो इनके बीच में होने की वजह से वहाँ पर कोई भी अगर सिक्योरिटी चैलेंज होता है, टेररिज्म बढ़ता है, रेडिकलाइजेशन बढ़ता है, तो वो बड़ा चैलेंज होता है दोनों रशिया और चाइना के लिए। इसी सिक्योरिटी चैलेंज को काउंटर करने के लिए, और प्लस अमेरिका कहीं सेंट्रल एशिया के रीजन में ना घुस जाए, नई नई कंट्रीज बनी है, तो अमेरिका अपने आप को, अपनी आइडियोलॉजी को पुश करना चाहेगा वो, और जो यहाँ का सिक्योरिटी चैलेंज है दोनों को काउंटर करने के लिए इंडिया और चाइना और रशिया ने साथ आकर शंघाई 5 की शुरुआत की थी। बाद में इसे बढ़ा करते करते SCO बना दिया उन लोगों ने, और इस तरह SCO फॉर्म हुआ। अब SCO में क्या है? SCO का जो पुश है वो इस वजह से है कि यहाँ पर SCO पे हर कंट्री का अपना एक अलग इंटरेस्ट है। देखिए SCO में प्राइमरली जो बड़े प्लेयर थे इंडिया से पहले, वो है रशिया, चाइना और आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, सेंट्रल एशियन रीजन लिखता हूँ। देखो रशिया का क्या इसमें फ़ायदा है SCO में? रशिया SCO के थ्रू अपनी खोई इमेज उसको पूरा करना चाहता था, अपना रीजन जो है उसको सिक्योर करना चाहता था। याद रखिए, जो पूरा सेंट्रल एशियन रीजन है उसमें अभी भी मेजरली जो रशियन कल्चर है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। कई लोग रशियन ही बोलते हैं, सालों तक वो रशिया का पार्ट रहे हैं। तो इस रीजन को सिक्योर करना चाहता था कि कोई अमेरिका यहाँ ना घुस जाए या वेस्टर्न कंट्री यहाँ अपना कोई सिस्टम ना सेटअप कर ले। उसका सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स, कहीं एक और फ्रंट उसके खिलाफ ना खुल जाए, इसको सिक्योर करना, प्लस एज अ इम्पॉर्टेंट रीजनल ग्रुप, ये उद्देश्य था रशिया का। चाइना की बात करें तो चाइना को SCO से क्या मिलने वाला था? चाइना SCO के थ्रू अपना वर्ल्ड व्यू पुश करना चाहता था। वर्ल्ड व्यू मतलब चाइना दुनिया को देखता है कि वहाँ अगली कंट्री जो इसको लीड करेगी वो चाइना ही होगी। इसको यहाँ समझते हैं कि चाइना के लिए क्या रेलेवेंस है इसके लिए। चाइना क्या देखता है कि SCO के थ्रू चाइना अपना वर्ल्ड व्यू पुश कर सकता है। ठीक है,
वर्ल्ड व्यू कैसा? तो आप कह सकते हैं चाइनीज सेंट्रलिटी। हालांकि उस समय में तो चाइना ने इतना कुछ शुरू नहीं किया था, लेकिन आज चाइना के लिए चाहे BRI को एक्सटेंड करना हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या फिर चाइना का जो वर्ल्ड व्यू है उसको पुश करना हो, चाइनीज इंफ्रा, या फिर चाइनीज फिलॉसफी, या चाइनीज डोमिनेंस, इन सब को पुश करने के लिए चाइना लगातार ऐसे रीजनल ग्रुप्स में अपनी डोमिनेंस बढ़ाता है, जिसके लिए SCO बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा SCO के अलावा खास बात यह है कि SCO चाइना के बॉर्डर्स को सिक्योर कर सकता है। उसके बॉर्डर्स पे जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो मिनिमाइज करने के लिए भी SCO इंपॉर्टेंट था, और प्लस अपनी पावर को दुनिया में एसर्ट करने के लिए भी SCO उसका एक इंपॉर्टेंट टूल था। लेकिन रशिया और चाइना के बीच में हमेशा से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा। उस टाइम में तो रशिया ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, एटलीस्ट मिलिटरीली। आज चाइना बहुत आगे निकल चुका है, और ये जो पावर स्ट्रगल दोनों के बीच में है, इसका एग्जाम्पल है 2017 में इंडिया और पाकिस्तान की एंट्री। रशिया ने इंडिया को पुश किया एज ए मेंबर, तो पाकिस्तान को चाइना ने पुश किया ताकि वो रशिया को बैलेंस कर सके। तो इस ग्रुप में भी पावर कॉम्पिटिशन चलता रहता है रशिया और चाइना के बीच में, क्योंकि दोनों का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग इंटरेस्ट होने की वजह से SCO एज ए प्लेटफॉर्म कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा। जबकि अगर आप देखो सेंट्रल एशियन रीजन की बात हम करें, उन बेचारों का क्या इंटरेस्ट है, तो CAR का रीजन जो है वो कंट्रीज ये चाहती है, सेंट्रल एशियन रीजन की कंट्रीज की उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, एक फोरम मिले जहां वो अपनी ग्लोबल कम्युनिकेशन बढ़ा पाएं, जहां वो कोलैबोरेशन कर पाएं। उनको बेचारों को अपना ऑयल बेचना है, अपना यूरेनियम बेचना है, अपनी जो मिनरल्स है उनको बेचना है। उनकी अपनी डिपेंडेंस कम करती है चाइना के ऊपर। वो चाइनीज डिपेंडेंस उनकी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो उन्हें चाइना को बैलेंस करना है। उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है वो है इंडिया, जो उसको बैलेंस करने में मदद कर सकता है। तो CAR के लिए इंडिया के साथ रिलेशनशिप ग्रो करना भी इंपॉर्टेंट है। और जब ये SCO बना था तब उनका रोल था इस रीजन को सिक्योर करना, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां वो कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने वर्ल्ड व्यू को, रीजन में एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन को चेक में रखना, और रशिया और चाइना के साथ कोलैबोरेट करना। हालांकि इंडिया के लिए SCO का मेन उद्देश्य है ग्लोबल साउथ में अपनी डोमिनेंस को बढ़ाना। इसके अलावा सेंट्रल एशियन रीजन के साथ कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन को बढ़ाना। भारत को सेंट्रल एशियन रीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सेंट्रल एशियन रीजन फोरम बना के बैठे हैं, हम वहाँ पर सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर चुके हैं, हम सेंट्रल एशिया के साथ बिजनेस काउंसिल की मीटिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ यूरेनियम है, मिनरल्स हैं, ऑयल है, गैस है, और हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। और ये बेचारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, ये या तो वो चाइना को भेज सकते हैं या किसी और को नहीं भेज सकते, क्योंकि सेंट्रल एशियन रीजन असल में लैंड लॉक्ड है। और इनकी स्थिति कुछ ऐसी है कि इनके एक तरफ ईरान है, एक तरफ रशिया, एक तरफ चाइना। रशिया और ईरान खुद में ही बहुत सारे रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं, तो इनके पास एक ही खरीदार बचता है, चाइना। चाइना को बैलेंस कोई दुनिया में कर सकता है तो बस इंडिया कर सकता है, उस डिमांड के मुकाबले। जितनी डिमांड चाइना की है उसी हिसाब से, पर इंडिया तक ये पहुंच नहीं पाते, तो वो भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए तो खासतौर पे कि भाई हमें वहाँ का एक्सेस मिल जाए, हम अपनी रीच को एक्सपेंड कर पाएंगे। तो इसलिए आपको दिख रहा है कि SCO में अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग वर्ल्ड व्यू है, अलग अलग उनके उद्देश्य हैं, और इस वजह से SCO ने अभी तक कुछ सिग्निफिकेंट अचीव नहीं किया है। जो स्टिम्सन सेंटर के चाइना प्रोग्राम के हेड है, वो ये कहते हैं कि बहुत वेग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल चाइना करता है अपने वर्ल्ड व्यू को पुश करने के लिए। भाई हम जो कहेंगे वही सब एग्री करेंगे, लेकिन बाकी कंट्रीज भी एक लिमिट तक इसको ही यूज़ करेगी, उसके आगे इसको यूज़ नहीं करेगी। इंडिया के लिए जैसे हम देख रहे हैं कि भाई ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे इंडिया वेस्ट लेड वर्ल्ड ऑर्डर के अलावा एक जो अल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं कि भाई जहां वेस्ट का डोमिनेशन ना हो, जिसका जितना हक होना चाहिए वैसा हो, उसके लिए भी इसको पुश करने के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए SCO। पर SCO याद रखो प्रोमिनेंटली खड़ा किस लिए किया गया था, एटलीस्ट जो पेपर में था कि भाई एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अपरेटस बनाने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ताकि टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाएगा, यहाँ पर इस रीजन में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, म्यूचुअल एक्सरसाइजेज होंगी। लेकिन वो भी एक लेवल के बाद हो नहीं पाया, और यहाँ की पावर स्ट्रगल के बीच में ये एरिया फंस के रह चुका है। और अभी वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद रशिया काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है, और सेंट्रल एशिया में भी लगातार, चाहे उज़्बेकिस्तान में करपकलस्तान है, या फिर कजाकिस्तान की बात कर लूँ, या आप तजिकिस्तान की बात कर लूँ, यहाँ पर मिलिटेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, सिविल स्ट्राइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इसी की वजह से इन कंट्रीज़ की स्थिति बड़ी कमज़ोर हो चुकी है। तो यहाँ पर खुद ही एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दूसरी तरफ ईरान इजराइल के साथ युद्ध में पड़ा हुआ है। ईरान के अलावा रशिया के ऊपर भी अमेरिका के सैंक्शन लगे हुए हैं, वेस्ट के साथ ज़्यादा कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे। तो ये सारी कंट्रीज़ जो बेचारी
ऐसे कमज़ोर हुई पड़ी हैं, वो यूज़ करना चाहती हैं एससीओ का एज अ प्लेटफॉर्म की दुनिया को दिखा सके, देखो हमारी भी पूछ है, वी हैव इन्फ्लुएंस एंड दे कैन यूज दिस एससीओ एज अ टूल टू शोकेस देयर इन्फ्लुएंस टू द वर्ल्ड, दुनिया को अपना दिखाना कि भाई हमारा भी इन्फ्लुएंस है, हमारी बात भी सुनी जाए, वरना तो वेस्ट इंड को एक तरह से साइडलाइन कर रखा है। लेकिन जो आउटकम ये चाहते थे वैसा हो नहीं पा रहा। इवन इंडिया का भी एससीओ में अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है। अब देखो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना रशिया का पावर स्ट्रगल है, फिर ईरान पाकिस्तान के बीच में विवाद होते ही रहते हैं। तो कई सारे कंट्रीज हैं जिनके बीच में आपसी विवादों की वजह से एससीओ काफ़ी ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे स्कोप बढ़ता है कोलैबोरेशन का, कोऑपरेशन का, कम्युनिकेशन का। एटलीस्ट एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के लिए की तरह ही ज़रूरी है, जिससे कि इस रीजन के सभी कंट्रीज के साथ आपकी बातचीत होती रहेगी, डायलॉग होता रहेगा, जिससे आप आगे जाकर और कोलैबोरेशन बढ़ा सकते हो। और यही कोशिश है भारत की भी कि जो इनकी अप्रोच है कि हर रीजन के साथ भारत के स्ट्रांग रिलेशंस हो, कनेक्टिविटी बढ़े, उसके लिए एससीओ एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन सकता है ताकि वो और कोलैबोरेट कर सके। नॉर्मली जैसे पहले ही बताया मैंने आपको, रैट्स एक इनिशिएटिव है। इसका रैट्स के अंतर्गत क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज होल्ड करते हैं फॉर काउंटर टेररिज्म। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कैसे रीजनल ग्रुपिंग के हिसाब से आप एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन हालांकि इसके अलावा अभी तक कुछ बड़ा हो नहीं पाया, और जो इस रीजन में आपसी कंपटीशन है उसकी वजह से एससीओ उस हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना हो सकता था। ठीक है, ये कहानी है एससीओ की। और अभी प्राइम मिनिस्टर वहाँ क्यों नहीं जा रहे? ऑब्वियसली पाकिस्तान एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे। उम्मीद तो ये थी कि भारत के शायद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी नहीं ही जाएंगे, लेकिन अगर वो जा रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि इससे होगा ये कि एक बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आइस ब्रेक होगी। यानी भारत और पाकिस्तान जिनके बीच में बिल्कुल भी बात नहीं हो पा रही थी पिछले कई सालों से, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया था, उसके बाद हमने कहा था कि ब्लड रिवर्स एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, तीनों एक साथ नहीं होंगी, खून और पानी तो बहेगा नहीं, प्लस डायलॉग भी हम तभी करेंगे जब आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में संलिप्त होना बंद कर पाओगे। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम लगातार थी, और कम्युनिकेशन जब तक डायलॉग नहीं होगा तब तक हम किसी चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कि शायद यहाँ पर कुछ आइस ब्रेक हो और मे भी हम आगे और डायलॉग देखें इन कंट्रीज़ के बीच में। और बड़े सालों बाद इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर की पाकिस्तान विजिट है। याद रखिए इसी बार पिछले साल ही प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने G20 के दौरान भी बोला कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, तो मे भी इसमें और अब पुश देखने को मिलेगा। तो ये थी एससीओ की बात। अगले आर्टिकल में आते हैं जो बात करता है डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन्स। अब हमें पता है कि जेलों में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, पर क्या प्रिजन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है? ये सोचकर आप भी हैरान होंगे, पर ये रियलिटी है कि इंडियन प्रिजन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। और ये टॉपिक आप देख सकते हैं जीएस पेपर 2 के लॉज, इंस्टीट्यूशंस और वल्नरेबल सेक्शन वाले टॉपिक के साथ आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। अब प्रिजन में क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं? देखिए, प्रिजन में कई लोग जो जेल में जाते हैं उनसे एक फॉर्म भरवाए जाएंगे, भाई कौन हो, क्या नाम है, वहाँ पर उनसे उनकी कास्ट पूछी जाती है। और जब कास्ट पूछी जाती है तो जेल के अंदर तरह तरह के काम होते हैं। मान लो खाना बनाने का काम है, तो कुकिंग का काम किसी ऐसे व्यक्ति को ही मिलेगा जिसकी कास्ट एप्रोप्रिएट है खाना बनाने के लिए। यानी किसकी कास्ट एप्रोप्रिएट होगी खाना बनाने के लिए? तो आप अक्सर देखोगे जो अपर कास्ट के लोग हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट, उन्हीं को खाना बनाने दिया जाएगा। और जो अगर सफाई का काम है या स्कैवेंजिंग का काम है तो वो उस जाति के व्यक्ति को ज़्यादा दिया जाएगा जो स्कैवेंजिंग में बाहर काम करते हैं जाति के लोग, उन्हीं जाति के लोगों को वो काम दिया जाएगा। ये एक बड़ी समस्या भारतीय जेलों में लगातार सालों से थी, जिसको गवर्नमेंट ने देख के भी अनदेखा कर रखा था। अब खेल ऐसा था कि कास्ट भारत में पूछी जाती है फॉर्म फिल करते टाइम, और जैसे ही आपने वो डेटा कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद ऑब्वियसली जेल के अंदर सबको पता ही होगा क्या किसकी कास्ट है, और वो जो काम सौंपेंगे देखा ही जाता है कि अक्सर ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। प्लस कुछ कास्ट ग्रुप या कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको कहते हैं कि इस ग्रुप के लोग ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं या चोरी करते हैं या फिर डकैती करते हैं या क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो एक ऐसी सिस्टम बनाया गया जहाँ हमेशा एक पर्टिकुलर ग्रुप को, उस ग्रुप के लोगों को कहा जाएगा नहीं इस ग्रुप के लोग तो अक्सर क्राइम करते ही करते हैं, इसलिए इनको तो भाई पहले ही अंदर करो। तो ये सब चीज़ें जो वो दिक्कत की बात है, और इसी बायस को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसे प्रोविजंस को हटाइए अपने प्रिजन कोड में जो कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 और 23 के खिलाफ है। यानी इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी, लिबर्टी, इनके खिलाफ
जो कदम उठाए जा रहे हैं जिसके तहत कास्ट बेस्ड हायरार्की यहाँ पर मेंटेन की जा रही है, इसको बाहर करो। और बहुत अच्छा कदम है कोर्ट का, और अभी तक ये चीज़ लागू हो रही थी भारतीय जेलों में, ये एक शर्म की बात है। और हो ये गया था कि कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिसको हैबिचुअल ऑफेंडर्स कहा जाता है। भारत में ना आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने कुछ ट्राइब्स को कहा था कि ये ऐसी ट्राइब्स हैं जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। भारत आज़ाद हो गया और वो सिस्टम कई सालों तक चलता रहा, एटलीस्ट ऑन पेपर। और अभी भी कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको देखते ही नाम लगा दिया जाता है कि भाई ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, इनकी तो आदत है, ये काम करेंगे ही करेंगे। इससे क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप को आप क्लियरली पॉइंट आउट करें कि ग्रुप जो है ये ग्रुप ही इस तरह के काम करता है, तो इसलिए इनको तो जेल में होना ही चाहिए। तो इस तरह से आप एक देख रहे हो कि एक बायस क्रिएट होता है पर्टिकुलर ग्रुप्स के खिलाफ, कि आपने कह दिया कि ये ग्रुप के लोग हैं तो हैबिचुअल ऑफेंडर होंगे। प्लस जो कार्य प्रणाली है वो इस हिसाब से डिफाइन होती है कि भाई कौन किस ग्रुप का है। कुकिंग करनी है तो कुकिंग ऐसे व्यक्ति से कराई जाए जो इस कास्ट का हो, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और कास्ट ऐसी जो बेटर कास्ट है, सो कॉल्ड बेटर कास्ट यानी अपर कास्ट, और जो कहना बहुत गलत है, लेकिन इसका प्रैक्टिस हम भारतीय जेलों में होते देखते थे, ओपनली नहीं, लेकिन ये इनहेरेंट बायस था। यानी ऐसा नहीं कहीं कागज में लिखा हुआ ऐसा ऐसा होगा, इन्हीं लोगों को हायर किया जाएगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर का इनहेरेंट बायस है। अब इस बायस को आप ऐसे तोड़ नहीं सकते कि भाई मत करो, कागज में कहीं लिखा नहीं हुआ कि ऐसा कुछ फॉलो हो रहा है। लेकिन जैसे ही कास्ट बेस्ड रूल शीट बनी, उसके बाद होता है कि इस कास्ट के लोगों को ये दे दिया, उस कास्ट के लोगों को वो दे दिया, क्योंकि इनको ये आता है, इनको ये आता है। तो वो हटाना तभी पॉसिबल है जब हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, और इक्वली ट्रीट तभी करेंगे जब हम किसी भी फॉर्म पे अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म को फॉलो करना बंद कर दें। तो इसलिए इन रूल्स और प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपके जो जेल का मैनुअल है उसमें बदलाव करें, और मैनुअल में पहली बात आप ये करो कि भाई ये कास्ट वाला एस्पेक्ट पूछना बंद करो, प्लस हैबिचुअल ऑफेंडर वाला हिसाब आप बंद करो। जो कास्ट के साथ प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रह रहा है, कौन क्या काम करेगा इससे डिसाइड होगा, इसको बंद करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट सिनेरियो जहां पर प्रिजन में लगातार कास्ट बेस्ड हायरार्की बनी रहेगी, ठीक है। और ये कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस लगातार करते ही रहेंगे प्रिजन के अंतर्गत। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसको बंद करना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी इंडिया में प्रिजन रिफॉर्म्स के कई सारे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं कि भाई अब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं, बहुत सारे अंडर ट्रायल लोग प्रिजन में रहते हैं। अगर इंडिया में होना ऐसा चाहिए कि बेल इज द रूल। नॉर्मली कहा जाता है बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। यानी अगर आपके खिलाफ केस में कुछ प्रूव नहीं हुआ है तो आपको बेल मिलना नॉर्मली प्रोविजन होना चाहिए कि भाई बेल तो मिल ही जानी चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनल केस है तभी जेल होनी चाहिए। क्योंकि भाई जब तक आपके ऊपर गुनाह प्रूव नहीं हो गया, आपको जेल कैसे क्यों रखा जा रहा है जेल में। लेकिन इंडिया में बेल एक्सेप्शन बन गया है एंड जेल इज नॉर्मल प्रोविजन, उल्टा हो गया है। तो वो सब हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, पर जेल के अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल पे होता है, इसके बारे में हमें नहीं पता होता। और खासतौर पर ये काम जो होता है, ये रिफॉर्म्स प्रिजन के जो मैनुअल है वहां पर करने की जरूरत है, ताकि अगर वहां कोई ऐसी हायरार्की है कास्ट के नाम पर तो उसको तोड़ा जा सके। और आप किसी भी तरह से कि किसको कौन सा काम दिया जाएगा, लेबर कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द प्लेस ऑफ बर्थ और द कास्ट ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग दैट लेबर। ये चीज़ हटानी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए स्कैवेंजर क्लास को आप काम दे रहे हैं, बना दिया आपने क्लास को कि भाई ये स्कैवेंजर का क्लास है, ये स्कैवेंजिंग का काम करेगी, और जेल के अंदर भी वही हो रहा है और जिसको कोई देखने वाला भी नहीं। इसलिए इसको हटाना बहुत ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर आना पड़ा। ये दिखाता है कि कई जो हमारी सोसाइटी की इनहेरेंट बायस हैं उसको निकालने के लिए हमें प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जब तक हम प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लेंगे, जब तक हम इस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल अपनी आम भाषा में, आम जिंदगी में बंद नहीं करेंगे, अपने रूल्स में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें बनती रहेगी। और स्टेट गवर्नमेंट्स को अब स्टेप लेनी चाहिए कि भाई पहले अपने प्रिजन्स के मैनुअल को बदलें, रिफॉर्म करें, और ऐसी प्रैक्टिसेस अगर हो रही हैं तो इसको पूरी तरह से बंद करें, तभी जाकर सुधार हो पाएगा। ये जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, इसको अंत करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थी प्रिजन रिफॉर्म की बात। अब अगले आर्टिकल पे आते हैं जहाँ बात कर रहे हैं हम केरला में रिस्क जोन आइडेंटिफाई करने की सबसे बड़ी ज़रूरत। रिस्क जोन आइडेंटिफाई करना केरला में क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, केरला एक ऐसी कंट्री है जिसमें घाट्स भी हैं, सी भी हैं, और कहा जाता था कि कंपैरेटिवली बाकी राज्यों के मुकाबले ये डिज़ास्टर फ्री कंट्री है। ज़्यादा यहाँ पर डिज़ास्टर्स नहीं आते थे, फ्लड्स नहीं आते थे, ज़्यादा कोई ऐसी समस्या यहाँ पर नहीं आती थी, ये बचा रहता था। लेकिन अब वो दिन हट गए और केरला में रिसेंटली ही 2 गाँव में बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आई, ठीक है। और हाल में डिज़ास्टर जो है वो बहुत बड़ा था लैंडस्लाइड्स का भी, जहाँ 200-250 लोग मारे गए बेचारे। और इस तरह की स्थिति हो गई कि केरला के बारे में हम बार बार न्यूज़ सुनते रहते हैं कि हज़ारों लोगों की जानें जा रही हैं
और जो गॉड्स ओन कंट्री हम केरला को कहते हैं, ये गॉड की रैथ फेस कर रही है। यानी यहाँ पर लगातार हम देखते हैं तो डिजास्टर्स पे डिजास्टर हो रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे गॉड इसकी वजह नहीं है ऑब्वियसली, इसके पीछे वजह है क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरवेंशन, जो इंसानी एक्टिविटीज़ है। डिजास्टर फ्रीज को पहले माना जाता था, क्यों भाई, एक तरफ इसके समुद्र है, एक तरफ इसके वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ ज़्यादा डिजास्टर्स आने की संभावना कम रहा करती थी। और जो सेटलमेंट थे वो ऐसी जगहों पर लोग रहते थे जो हिल की स्लोप्स के आसपास हैं, कोस्ट लाइन के आसपास भी हैं, तो वहाँ कोई इनको उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती थी। और फॉरेस्ट की बाउंड्री भी, जो यहाँ मेजर फॉरेस्ट है उनकी बाउंड्री भी फ्रोजन है। हालांकि अब कुछ लोग वहाँ पर भी एनक्रोच करके रहना स्टार्ट हो चुके हैं, और प्लस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पुश होनी स्टेट में स्टार्ट हो चुकी है। एज ए टूरिज्म हब हम केरला को देखते हैं, और यहाँ पर लगातार डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई हैं। जब भी कहीं पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट कि उस जगह की, उस रीजन की ज्योग्राफी कैसी है, उस रीजन का स्ट्रक्चर कैसा है, उस रीजन की टोपोग्राफी कैसी है, तो वहाँ पर तबाही ही होती है। चाहे हम उत्तराखंड का एग्जाम्पल लें, 4 धाम हमने हाईवेज बना दिए, कनेक्टिविटी डेवलप कर दी, ऐसे जगहों पे पहुंचना जो बहुत मुश्किल हुआ करता था, अब आप एक ही दिन में अपनी गाड़ी लेके निकलेंगे और सबको कवर करके आ जाएंगे। लेकिन उन हाईवेज और रोड्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से, जिनकी रिक्वायरमेंट थी लोगों का जीवन आसान करने के लिए, हमने एक चीज़ कम कर दी कि वो पहाड़ और वो जगह जो इतने ज़्यादा लोगों का लोड नहीं ले सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनमें अब समस्या ये आ चुकी है कि वो उतने ज़्यादा ह्यूमन लोड को वहन नहीं कर सकते, वो उतने ज़्यादा प्रेशर को झेलने की क्षमता नहीं रखते, उनकी इकोसिस्टम कोलैप्स हो रहे हैं। चाहे आप हज़ार्ड को देखें, हज़ार्ड्स में आप बात करें तो लैंडस्लाइड्स देखें, या घरों का टूटना देखें, या एवलांच का आना देखें, ये आपको कंसिस्टेंटली केरला में भी सुनाई देगा और इंडिया के माउंटेनियस रीजन में भी सुनाई देगा। ये इसी वजह से होता है कि आपने उस रीजन की ज्योग्राफी और टोपोग्राफी पे ध्यान नहीं दिया। आपने जब चीज़ें बनाई तो वहाँ के ड्रेनेज का ध्यान नहीं दिया कि भाई रिवर यहाँ बहती है तो रिवर के निकलने का रास्ता जो है वो है या नहीं बना हुआ। आपने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पहुँचा दिया, पाइप पानी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उस चक्कर में आपने जो पहाड़ों को तोड़ा है उससे क्या उनका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा कि दे आर प्रोन टू स्लाइड मोर, जिस वजह से लैंडस्लाइड बढ़ जाएगी। और वेस्टर्न घाट के आसपास पॉपुलेशन डेंसिटी लगातार बढ़ रही है और ऑल इंडिया एवरेज से भी ज़्यादा होती जा रही है। और जैसा जैसा ये पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ेगी, लोग वहाँ रहना शुरू करेंगे, उतनी ही वेस्टर्न घाट्स के ऊपर दबाव बढ़ेगा और वो कोलैप्स करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो जो एक सिचुएशन थी केरला के पास कि जहां वो डिजास्टर फ्री माना जाने वाला स्टेट था, वो अब खत्म होता जा रहा है। और ख़ासतौर पे इसके जोग्राफिक जोन्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनमें जो त्रासदियाँ हैं उसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जो इनका कोस्टल इलाका है वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, इन द कोस्टल रीजन कोस्टल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसको रोकने के लिए ज़रूरत ये है कि कोस्टल इरोजन कैसे रोकोगे आप? भाई आपको वहाँ पर वेजिटेशन ग्रो करनी पड़ेगी। बिना वेजिटेशन के, बिना आप वहाँ पर वनस्पति के विकास के कुछ नहीं कर सकते। लगातार कोस्टल इलाके में आप देखोगे एक तो कोस्टल इरोजन, फिर एक सी सर्ज लगातार होती है, ठीक है। और होता यह है कि यहाँ पर जो सॉल्ट वाटर है वो ऑलरेडी रिवर्स के साथ मिक्स होता रहता है, तो ऑलरेडी जो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर सी सर्जिस की वजह से फ्लड्स भी कभी कभी आ जाती हैं। कोस्टल एरियाज में इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इससे लाइवलीहुड को बहुत ज़्यादा खतरा है लोगों की, प्लस जो वहाँ की इकोलॉजी है उसको भी खतरा है। इकोलॉजी दोनों को खतरा होता ही होता है। जो उनके लो लैंड्स हैं जैसे वेम्बनाड लेक के आसपास, वो हमेशा फ्लड्स में इस तरह से डूब से जाते हैं। और केरला फ्लड जो 2018 में आया था उसको तो वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी बोला है कि फ्लड ऑफ द सेंचुरी में उसको शुमार किया गया है कि इतना भयंकर फ्लड वो था। तो ये जो फ्लड्स एक तरफ आ रहे हैं, एक तरफ आपका इरोजन हो रहा है, और तीसरी तरफ क्या हो रहा है, पहाड़ों के इस तरफ लैंडस्लाइड हो रही है। तो लैंडस्लाइड ऑन वेस्टर्न घाट एक अगेन इट्स अ बिग कंसर्न फॉर केरला। तो केरला को अगर आप देखोगे तो केरला के रीजन में यहाँ से आपके फ्लड्स आ रहे हैं, यहाँ से आपका सी सर्ज आ रहा है, कोस्टल इरोजन हो रहा है। जो आपके घाट्स हैं यहाँ पर आपका लैंडस्लाइड हो रहा है, माउंटेन के सबके नीचे आ रहे हैं। जो बाकी के लो लैंड वाला इलाका बचा, यहाँ पर फ्लड्स आ रहे हैं। तो तीनों लेवल पे केरला के ऊपर खतरा ही बना हुआ है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अपने लो लैंड में, अपने कोस्टल जोन में, अपने घाट के जोन में केरला ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि उसे वो कंट्रोल कर सके। यहाँ तक कि जो उनकी नदियाँ हैं वो भी अभी इन समस्याओं से जूझ रही हैं। यहाँ के जो रिवर्स के रूट हैं वो भी डिसरप्ट हो रहे हैं, और उनमें भी जो स्ट्रक्चर था, यहाँ की टेक्टोनिक शिफ्ट वो भी देखी जा रही है। इसी की वजह से ये पूरा रीजन ऐसी सिचुएशन को झेल रहा है जहाँ पर
क्रैक्स बढ़ रहे हैं अलग अलग इलाकों में। अगर क्रैक्स ज़मीन पे बढ़ेंगे तो लैंडस्लाइड्स बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। और कंसिस्टेंटली गैप बनता जा रहा है लैंडस्लाइड्स को समझने में। जब तक हम समझ पा रहे हैं और ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुए जा रहे हैं, यानी हम अभी तक इसको ठीक से स्टडी नहीं कर पाए। और ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए सबसे अच्छा ज़रूरतमंद चीज़ जो अभी हमारे लिए है वो है एक इन्वेंटरी मैप बनाना। हमें ज़रूरत है कि हम एक नुआंस्ड अप्रोच रखें जिसमें हम ये पता कर पाएँ कि कौन सा जोन कितना ससेप्टेबल है, किस जोन में ज़्यादा चांसेस हैं लैंडस्लाइड आने की। देखिए जैसे इंडिया में ऑलरेडी हमारा अर्थक्वेक मैप है पूरे इंडिया का, जोन 2 से लेके जोन 6 तक हमें पता है कब कौन सा जोन है, कहाँ पर कितनी ज़्यादा चांसेस हैं अर्थक्वेक आने की। वैसा ही कुछ रिक्वायरमेंट है कि आप यहाँ पर स्लोप, सॉइल टाइप, ड्रेनेज, कितनी एक्टिविटी हो रही है। इसी तरह रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर एक लैंड स्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप बनाया जाए, बिल्कुल अर्थक्वेक प्रोन मैप्स की तरह, ताकि हम अपनी एक्टिविटीज़ को या जहाँ पर रिक्वायरमेंट है इंटरवेंशन की वहाँ इंटरवीन कर पाए, जिसमें हम पॉपुलेशन सेंटर्स को देखें, हम देखें क्या क्या ट्रिगरिंग मैकेनिज्म है। आप एक लैंडस्लाइड मैप अगर बनाओगे तो उस लैंडस्लाइड मैप में आप क्या करोगे कि आप ये देखोगे कहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है और क्या ट्रिगरिंग मैकेनिज्म है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रिगर कर सकती हैं किसी लैंडस्लाइड को जिसकी वजह से लैंडस्लाइड आ जाए। अगर आप किसी ऐसे जोन में जहाँ लैंडस्लाइड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम धड़ल्ले से चल रहा है, तो आप उसको तुरंत रोक पाओगे अगर आपके पास वो स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसलिए केरला में लैंडस्लाइड रोकने के लिए पहले हमें ज़रूरत है एक लैंडस्लाइड मैपिंग की, एक लैंडस्लाइड ससेप्टेबल जोन को आइडेंटिफाई करने की, पूरे राज्य को मैप करने की और उसके हिसाब से ट्रिगर जोन्स आइडेंटिफाई करने की, ट्रिगर एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करने की और उनको मॉनिटर करने की कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है जिसकी वजह से आप किस रीजन में लैंडस्लाइड बढ़ सकती है। तो लैंडस्लाइड कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप हमें लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए गवर्नमेंट को करना क्या पड़ेगा, अकेले गवर्नमेंट की बस की बात ये नहीं, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर लोकल सपोर्ट भी वो लें और खुद से भी इंटरवीन करें। कम्युनिटी एंगेजमेंट इसके लिए ज़रूरी है। बिना कम्युनिटी एंगेजमेंट के आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात हो गई लैंडस्लाइड की। अब आप यहाँ देखो कंसिस्टेंटली हो ही रहा है, साइक्लोन्स भी से भी हिट हो रहे हैं, अरेबियन सी में साइक्लोन्स आ रहे हैं और अब तो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस रीजन में हीट कंटेंट बढ़ गया है और हीट कंटेंट बढ़ने की वजह से यहाँ पर लगातार आप देख रहे हो साइक्लोन स्ट्रेंथन हो जा रहे हैं, साइक्लोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं वो हो रहा है और यहाँ लगातार साइक्लोन्स देखे जा रहे हैं। इसकी वजह से केरला में जैसे ओखी ने हिट किया था। नॉर्मली अरेबियन सी में हम उतने साइक्लोन्स नहीं देखते थे, मैक्सिमम साइक्लोन्स हमें बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलते थे, पर अब ट्रेंड बदल रहा है और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं जो दिखाता है क्लाइमेट चेंज का प्रभाव। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि केरला अपनी गतिविधियों में, अपनी प्लानिंग में इसको भी जोड़े। और एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं सेफ ऑपरेटिंग स्पेस, यानी एक ऐसी जगह, सेफ ऑपरेटिंग स्पेस मतलब जहाँ पर आपका जो क्लाइमेट को हैम्पर करने वाली एक्टिविटीज़ हैं, जो जहाँ खतरे की जो फ्लड्स हैं या लैंडस्लाइड है, इनसे बचा हुआ जोन जो है जहाँ पर ऐसी कोई दिक्कतें ना हो, वो जोन घटता ही जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर लगातार एनवायरमेंटल चैलेंज नदियों में भी है, समंदर में भी है, पहाड़ों पर भी हैं, लो लैंड में भी हैं, रिवर्स में भी हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के अलग अलग इलाकों में जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जो और दिक्कतें, फ्लड्स आ रही हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको स्टडी किया जाए। जब तक हम उनको स्टडी नहीं करेंगे हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए रिक्वायरमेंट है एक पैराडाइम शिफ्ट की। क्या पैराडाइम शिफ्ट की कि हमें एक ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए जो टॉप डाउन ना हो, जो बॉटम्स अप अप्रोच हो। पहले आप लोगों को जो उस रीजन में रहते हैं उनकी समस्याओं को सुनो कि भाई क्या समस्याएं हैं, क्या इसका रिजोल्यूशन हो सकता है। आप एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखो। ये नहीं कि अगला लैंडस्लाइड हो जाए तब जाके गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या कदम उठाना है। आपको प्रोएक्टिविटी की ज़रूरत है। प्रोएक्टिव स्टेप्स लो आप, तभी जाकर आप कंट्रोल कर पाओगे। प्लस यू नीड टू हैव अ पॉलिसी टुवर्ड्स रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि फ्लड्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी, तो हम ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें हम रेस्क्यू भी कर पाएँ, रिहेबिलिटेट भी कर पाएँ। और सेंडाई फ्रेमवर्क जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, उसमें जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उसको फॉलो करते हुए प्रिपरेशन के ऊपर, मिटिगेशन के ऊपर, रिकवरी के ऊपर, क्या लोगों के लिए रिलीफ के लिए ऑप्शंस हो सकते हैं, इन सब का ध्यान रखते हुए हमें अपनी पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा। और ये ज़रूरी है कि जब हम ये कर रहे हैं तो हम ये समझें कि स्टेट का इसमें एक प्राइमरी रोल है। स्टेट ही चीज़ों को पुश करेगा, लेकिन स्टेट के अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट बॉडी है वो है लोग, पीपल हैव टू बी एंगेज्ड। कम्युनिटी एंगेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। कम्युनिटी एंगेजमेंट का की फ़ायदा ये है कि वो और स्टेट, लोग और स्टेट जब मिल जाते हैं तो एक ऐसा कॉम्बो बनता है जो बड़े से बड़े डिजास्टर का सामना कर सकता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपनी पॉलिसी मेकिंग में, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में हम बिल्ड बैक बेटर को फॉलो करें और ऐसी गवर्नेंस का सिस्टम क्रिएट करें जिससे हम स्टेट
और लोग दोनों को साथ लेके चल पाएं। और इसलिए ज़रूरी है कि हम एक डिज़ास्टर रिस्क जोन पहले केरला में आइडेंटिफाई करें कि भाई कहाँ पर किस तरह का फिजिकल और सोशल कंपोनेंट है, क्या इकोलॉजिकल फ्रेम है। इसका मतलब ये होता है, देखो कहाँ किसी रीजन में आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर कौन से डिजास्टर आने की संभावनाएं ज़्यादा है, वहाँ का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या चैलेंजेस फिजिकली वहाँ आ सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर सोशल कंपोनेंट कैसा है, कि लोगों की स्थिति क्या है, लोग किस काम में संलिप्त है, क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है, कितना खतरा हो सकता है, कैसे इवैक्यूएट किया जा सकता है अगर कोई डिजास्टर आता है तो। और इकोलॉजी पे ध्यान रखना जरूरी है कि क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो इस इकोलॉजी को में एक ट्रिगर मैकेनिज्म का काम कर सकती है, चाहे फ्लडिंग हो, चाहे लैंडस्लाइड जिसकी वजह से आ सकती हैं, उनको मिनिमाइज करना और लोगों को प्रिपेयर करना, तैयार करना, और उस जगह की फिजिकलिटी का ध्यान रखना, जो फिजिकल फीचर्स हैं उसका सम्मान करना। लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स जो होते हैं वो वाटरशेड बाउंड्रीज के आसपास होते हैं, इसलिए डिजास्टर रिस्क जोन जब आप बनाएंगे तो आप ये देखेंगे किसी रिवर का बेसिन कहाँ पर है, कौन सा रिवर का वाटरशेड का इलाका है, उसके आसपास आप इंश्योर करेंगे भाई यहाँ पर हमारी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस उसी प्रकार से हो कि अगर कोई भी रिस्क अगर यहाँ इन्वॉल्व है तो उस रिस्क को हम पहले आइडेंटिफाई करके उसको बाहर निकाल सकें। लोगों का पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है, और जब आप डिजास्टर रिस्क मैप बना रहे हो तो आपको लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। पीपल प्लान कैंपेन पहले भी केरला में हो चुका है, तो इसी तरह से आपको कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का काम करना चाहिए, ताकि प्लानिंग में जो चैलेंजेस है उसको आइडेंटिफाई करने में, इवैक्यूएशन कैसे हो सकता है, क्या दिक्कतें हैं, मॉनिटरिंग कैसे की जा सकती है, उसमें आप लोगों को इन्वॉल्व करें, ताकि कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो जहां से फ्लड या लैंडस्लाइड जैसे एक्टिविटीज़ होने की संभावना बढ़े तो लोग उसको अपने आप मॉनिटर कर पाएं या गवर्नमेंट के पास लेके आ पाएं, एजेंसीज के पास लेके आ पाएं, ताकि इसको वो रोक सके। इससे कम्युनिकेशन बढ़ेगा, डिस्कशन बढ़ेगी, लर्निंग बढ़ेगी, कम्युनिटी में भी, पॉलिसी मेकर्स में भी और स्टेट में भी। और यही अप्रोच ज़रूरी है केरला के इस डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो बॉटम अप अप्रोच जिसमें टेंशन कम हो और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को हम पहले से ही स्टडी करें, इंटीग्रेट करें, ताकि हम डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में जो लोकल डेवलपमेंट है उसका भी ध्यान रखें, लेकिन इस तरह से भी नहीं कि पूरा इकोलॉजी तबाह हो जाए। यानी मैंने आपको बोला हाईवे बनाया, दिक्कत आ गई, लेकिन क्या हाईवे ना बनाए? ऐसा भी नहीं हो सकता। लोगों को तो वो बेसिक नीड्स भी चाहिए ना, तो हमें ध्यान रखना जरूरी है कि उसका परफेक्ट बैलेंस कैसे आ सकता है। तो हमें जरूरत है एक क्वाड्रुपल हेलिक्स मॉडल फॉलो करने की, जहां कम्युनिटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, बिजनेस और इंडस्ट्री सबको इसमें हम साथ लेकर चलें, तभी जाकर हम इन सभी जो चीज़ें हैं उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। अब आप ये भी कहोगे कि क्वाड्रुपल हेलिक्स मॉडल क्या है, तो इसमें कुछ नहीं है भाई। आपने एकेडमिया को भी ले लिया, आपने गवर्नमेंट को भी ले लिया, आपने इंडस्ट्री को भी ले लिया, और आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या किया, रुक जाइए गलत हो गया थोड़ा मेरा, मैं फिर से बनाता हूँ इसको। एकेडमिया, सॉरी गवर्नमेंट लिख लेते हैं इसको। ये हो गई आपकी एकेडमिया, ये हो गई आपकी इंडस्ट्री, थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा ताकि हम तीनों को कवर पड़े, इंडस्ट्री, और फिर आपका आता है कम्युनिटी। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं हम क्वाड्रुपल हेलिक्स स्ट्रक्चर। यानी आपके सभी लेवल पे, चाहे हम बात करें गवर्नमेंट की, एकेडमिया की, कम्युनिटी की और इंडस्ट्री की, इन सबको साथ लेके चल रहे हैं आप। तो जो मॉडल बनता है इसे क्वाड्रुपल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, जहां पर आप इन सभी प्लेयर्स को साथ लेके चलते हो। तो ऐसा रीजन क्रिएट होता है कि जहां आपके पास सबके बीच में संतुलन बना होता है। कुछ ऐसा ही मॉडल बनाने की जरूरत है केरला के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, डिजास्टर को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये था आज का डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।